जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है बैंक ऑपरेशंस मैनेजमेंट और इसका यूनिट 2 है। उसको हम अभी रीड करने लगे हैं। ये आपकी कोर्स बुक है। इसका टाइटल है मैनेजिंग बैंक सोर्सेज ऑफ फंड्स। बैंक का जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, यानी बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, फंड्स कहाँ से आते हैं, उनके सोर्सेज को मैनेज करना। नॉर्मली तो आपने सुना कि बैंक में लोग डिपॉजिट्स करते हैं, तो इन डिपॉजिट्स की क्या नेचर है, कैसे आते हैं और बैंक के सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, इसके मतलब हमने पढ़ना है। तो 4 हमारे मेन टॉपिक्स हैं। नंबर 1 तो डिपॉजिट्स एंड प्राइसिंग ऑफ डिपॉजिट्स, लोग जो जमा कराते हैं पैसा डिपॉजिट और उसकी प्राइसिंग। नंबर 2 जो मेन टॉपिक है उसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 3 लाइबिलिटी मैनेजमेंट और बेसिक लाइफलाइन बैंकिंग। और नंबर 4 जो इसमें हमने पढ़ना है वो नॉन डिपॉजिट सोर्सेज ऑफ बैंक्स हैं, कि डिपॉजिट्स के अलावा और बैंक के फंड्स के सोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो डिपॉजिट्स ही होते हैं। और बैंकिंग डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो ये वो पैसा होता है जो डिपॉजिटर्स ने अपने डिफरेंट अकाउंट्स ऐड के तहत बैंक में जमा करवाया होता है। और इसमें फिर ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक ये अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। जैसे अगर हम इनकी कैटेगरीज की बात करें तो सब डिमांड डिपॉजिट्स एक टाइप होती है, यानी आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और किसी टाइम भी आप उनको वापस निकलवा सकते हैं। बाद होते हैं फिर टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट्स। उसमें फिर आप दो 1 साल 2 साल 3 साल एक टाइम स्पेसिफिक कर देते हैं और उतनी देर तक वो पैसा बैंक में ही जमा रहता है। इस तरह डिमांड डिपॉजिट्स में एक होते हैं कोर डिपॉजिट्स। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंड्स से बैंक की तरफ आए होते हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये अमूमन लो कास्ट होते हैं और इस पे जनरली कोई हमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। उसके बाद जी करंट अकाउंट के तहत बहुत से लोग बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं। ये वो अकाउंट होता है जिसके तहत कोई बैंक आपको मुनाफा साथ नहीं देता, लेकिन बहरहाल आपके फंड्स बैंक के पास सेव रहते हैं और आप जब चाहें उनको निकलवा सकते हैं। इसके अलावा होते हैं जी सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स लोग सेविंग के मकसद के लिए रखते हैं, उसमें हर महीने या हर साल कुछ अमाउंट ऐड करते जाते हैं या फिक्स टर्म के लिए रखते हैं जिसपे खास इंटरेस्ट रेट लोगों को मिलता है। इसी तरह सेविंग डिपॉजिट्स की तरह ही फिक्स टर्म डिपॉजिट्स या टेन्योर होते हैं, टेन्योर बेस्ड होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम तक वो 2 3 या 4 साल तक के लोग पैसा बैंक के पास जमा करवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी रिम्यूनरेटिव डिपॉजिट्स सिस्टम होते हैं, जैसे मंथली प्रॉफिट की हो सकता है, 1 महीने के लिए आप पैसा जमा कराएं। क्वार्टरली डिपॉजिट स्कीम्स हो सकती हैं। बाद दफ़ा डेली सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं ऐसे कि आप पैसा जमा कराएं और डेली आपको उस पर मुनाफा मिलता रहेगा। ये सारे फीचर्स आगे उनकी तफसीलात से लिखी हैं। इस तरह सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये भी टाइम डिपॉजिट्स के अंदर कवर होते हैं। आप 1 साल 2 साल 6 महीने या डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए पैसा बैंक के पास जमा करवा सकते हैं। जो इस्लामिक बैंक्स पाकिस्तान में चल रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस पे अकाउंट्स ओपन करते हैं और उनके पास भी डिपॉजिट सिस्टम होता है। जो पाकिस्तान के अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो प्राइवेट बैंक का लोकल प्राइवेट बैंक वो 15 हैं, पब्लिक सेक्टर 5 बैंक हैं, स्पेशलाइज्ड 4 हैं, इस्लामिक बैंक 5 हैं, फॉरेन बैंक्स 4 हैं और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 9 हैं। 9 हमारे पास माइक्रो फाइनेंस बैंक है। टोटल 53 बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। अच्छा, डिपॉजिट्स की तो बात हो गई, अब इन डिपॉजिट्स की प्राइसिंग कैसे होगी, कैसे डिटरमिन करेंगे हम कि जो बंदा बैंक में पैसे जमा करवा रहा है बैंक उसको क्या पे करेगा। तो उसके लिए डिफरेंट फिर फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर जैसे होता है बैंक्स का टारगेट इनकम स्प्रेड क्या है, बैंक क्या समझता है कि लोग कितना पैसा जमा कराएंगे और आगे कितना वो लैंड कर सकते हैं, उनका टारगेट क्या है। बैंक्स के आगे टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, या बैंक के पास ओवरऑल कितने वॉल्यूम में आ रहा है, स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट क्या है, बैंक की क्रेडिट रेटिंग क्या है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि बैंक्स क्या रेट पे करेगा। और इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि बैंक कितने डिपॉजिट्स मोबिलाइज कर सकता है। जैसे कि उस बैंक के सर्विस स्टैंडर्ड क्या है और जोग्राफिकल साइज क्या है। जिस बैंक की ज्यादा ब्रांचेज हों, सर्विस स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, वहाँ लोग ज्यादा पैसा जमा करवाएंगे। प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, बैंक की क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग से मुराद कि बैंक की क्रेडिट वर्थ कितनी है कि ये डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसके अलावा ऑपरेशनल डोमेन किसकी कितनी अच्छी है। तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक इसमें फिर कॉन्सेप्ट होता है रैक रेट अनाउंसमेंट। रैक रेट क्या है? Banks are obliged to disclose and publish a list of profit markup rates on deposits of various categories, types and tenures. ये सारे जो रेट्स होते हैं मुख्तलिफ टाइप कैटेगरीज को उन्हें रैक रेट्स कहते हैं। रैक रेट के अंदर डिफरेंट बैंक के जो डिपॉजिट्स की स्कीम्स होती हैं, सेविंग्स टेन्योर डिपॉजिट, उनके रेट्स पब्लिश होते हैं कि बैंक इस पे ये रेट आपको ऑफर करेगा तो आप बैंक के पास पैसे जमा करवाएं। अब डिपॉजिट प्राइसेस की डिफरेंट प्राइसिंग की डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक बेसिक अप्रोच है कॉस्ट प्लस स्प्रेड।
बेसिक अप्रोच ये है कि आपके पास जो लोग पैसा जमा करवाएं, मिसाल के तौर पे आप उन्हें कहते हैं, बैंक कहता है कि 10% हम आपको मुनाफा देंगे, तो आप 10% रखते हैं प्लस अपनी कॉस्ट उसमें ऐड कर देते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट या सेल्स कॉस्ट या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या ब्रांच कॉस्ट, और प्लस उसमें स्प्रेड। ये जो स्प्रेड का लफ्ज है, ये वो इससे मुराद होता है रो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस, जो आप डिपॉजिटर्स को और जो लोन जिसको आगे दे रहे हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है। मसलन आप लोगों से डिपॉजिट्स 10% के हिसाब से ले रहे हैं और आगे दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहे हैं 15% के हिसाब से, तो 10 और 15% के जो डिफरेंस है 5%, उसे स्प्रेड कहते हैं। तो सबसे बेसिक अप्रोच ये होती है। इसके अलावा जो सेकंड अप्रोच है वो कंपेटिटिव नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अप्रोच है। इसमें एक ये फार्मूला यूज किया जाता है एनआईएम का, जिसके तहत डिटरमिन किया जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और उसके बेस पे फिर प्राइसिंग की जाती है। उसके बाद जी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी होती है। बाद दफ़ा बैंक्स कहते हैं कि ठीक है जी, हम डिपॉजिटर्स को ज़रा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं ताकि लोग हमारे पास ज़्यादा डिपॉजिट कराएं, और फिर हम आगे डिफरेंट रेट्स पे ये अमाउंट आगे लैंड करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मार्केट में पेनिट्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स लें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लैंडिंग करें। इस तरह हाई वैल्यू टारगेट प्राइसिंग होता है। बाद दफ़ा जो बड़े अमीर लोग होते हैं, तो बैंक स्पेशली उनको टारगेट करते हैं कि उनके पास उनके डिपॉजिट्स आएँ, उनके लिए डिफरेंट स्कीम्स बनाई जाती हैं, उन्हें बेहतर रेट ऑफर किए जाते हैं, बेहतर सेगमेंट्स के ज़रिए ऑफर किया जाता है। इस तरह रिलेशनशिप वाली प्राइसिंग एक ऑप्शन बनाया गया है। इसमें होता ये है कि एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाता है एक खास पर्टिकुलर पर्सन को, जिसका बैंक के पास बड़ा अकाउंट हो सकता है। वो फिर उसकी स्पेशल ज़रूरियात का ख्याल रखता है, वो बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं और उसके बेस पे आगे उन डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन के प्लान बनाए जाते हैं। इस तरह बाद दफ़ा स्पेशल रेट्स भी बनाए जा सकते हैं फॉर स्पेशल क्लासेस ऑफ कस्टमर्स। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं 6-7, जिनके तहत बैंक अपने डिपॉजिट की प्राइसिंग करते हैं। अब लाइबिलिटी मैनेजमेंट का जो बेसिकली हमारा काम है, या बेसिक या लाइफ लाइन बैंकिंग है। बेसिक बैंकिंग और लाइफ लाइन बैंकिंग से मुराद ये है कि एक्सटेंडेड बैंक सर्विसेज टू अनबैंक्ड और लोअर इनकम ग्रुप्स जो होते हैं उन तक बैंकिंग सर्विसेज एक्सटेंड की जाएं, ताकि मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन बने, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर और लोग आएं। तो बेसिक बैंकिंग जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अकाउंट ओपन हो। पहले पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत 10 से 15,000 रुपया होना चाहिए था। आजकल 1,000, 2,000 या इवन 500 रुपए से भी बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं। इसमें इस्लामिक बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक का बहुत किरदार है, और इसका इकोनॉमी में बहुत फायदा होता है। ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स होंगे तो इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा बैंकेबल पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा बैंकों के पास डिपॉजिट्स आएंगे और वो आगे ज़्यादा लैंडिंग कर पाएंगे। इस तरह के लाइबिलिटी मैनेजमेंट की बात की जाए, देखें बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं ये बैंक के लिए लाइबिलिटी होते हैं, उन्होंने पे ऑफ करने होते हैं। तो इसकी फिर मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इसकी बेकायदा प्लानिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। जो बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं उनकी टर्म पीरियड देखा जाता है कितना है, और उसके मुताबिक फिर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो अब इसमें डिफरेंट जो काम किए जाते हैं वो ये है कि नंबर वन, डिपॉजिट्स सूटेबल मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, रैक रेट पब्लिश किए जाते हैं, डाटा रखा जाता है। उसके बाद प्राइसिंग मैकेनिज्म डिफाइन किए जाते हैं, कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है, और मैच्योरिटी गैप्स देखे जाते हैं कि अगर हमारे पास लोगों ने सपोज 5 साल के लिए डिपॉजिट्स कराए हैं और हमने आगे लैंडिंग अगर सपोज कर दी है 6 ईयर्स के लिए, तो हम 1 साल का गैप कैसे फिल करेंगे और मजीद फंड्स कैसे अपडेट करेंगे। तो लाइबिलिटी मैनेजमेंट की पूरी पॉलिसी डिवाइस की जाती है। उसके लिए कंपेटिटर्स को देखा जाता है वो क्या कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स बैंक के, डिपॉजिट्स देखा जाते हैं कितने और आ रहे हैं, लोकल और रीजनल एनवायरनमेंट देखा जाता है, इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, स्टेट बैंक के क्या रेगुलेशंस हैं, उन सबको देख के लाइबिलिटी मैनेजमेंट की पॉलिसी प्लान की जाती है। और फिर उसमें गैप देखा जाता है, यानी डिपॉजिट्स अगर आपके पास आ रहे हैं 5 करोड़ के और आप उन डिपॉजिट्स की बेस पे आगे लैंडिंग कर रहे हैं सपोज 6 करोड़ की, और टाइम पीरियड आपके पास 1 ईयर का है, तो उस सूरत में देखा जाता है कि ये जो मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स है और मेजोरिटी ऑफ एडवांसेस हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। वो जो डिफरेंस है उस गैप को कैसे हमने फिल करना है, और बैंक ने मजीद पैसा कहाँ से जनरेट करना है। उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल भी ये दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली गैप मैनेजमेंट है कि उसको कैसे करना है। और किसी भी बैंक के अंदर लाइबिलिटी मैनेजमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। कोई भी बैंक जो होता है उसका हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस के तहत स्ट्रेटजी मैनेजर्स होते हैं, फिर आगे कंट्री हेड होते हैं, ऑपरेशंस हेड होते हैं, फिर रीजनल मैनेजर्स होते हैं, और फिर उनके आगे एरिया ऑफिस होते हैं और नीचे ब्रांचेस होती हैं। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है, अल्टरनेटिव नॉन डिपॉजिट सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स। इसके अलावा बैंक के सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हो सकते हैं, उन इसके अलावा जो ट्रेजरी ऑपरेशंस के जरिए पैसा आ सकता है,